हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और बताइए, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? माई सेल्फ रोहित केसरी, वेलकम टू माई चैनल। इस इकोनॉमी के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और बताइए कैसे हैं आप सब? कमेंट में इसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और आपकी सीटिंग हावर क्या है पढ़ने की? आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हैं, इस चीज़ को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमारे चैनल से जो बच्चे जुड़े हैं उनकी कैपेसिटी क्या है। या फिर अपने गोल को भी एक बार ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वैसे तो गोल बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हमें अनुभव होगा कि हमारे साथ जो जुड़े हैं उनकी क्षमता है क्या आखिर। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। टुडेज टॉपिक इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, दिस इज टुडेज टॉपिक। ये जो वर्ड है ना नीचे लिखा हुआ है, टारगेटिंग, ये अपने आप में एक प्रकार से पूरा युद्ध लेके चलता है, टारगेट वर्ड। क्योंकि ये टारगेट वर्ड जो है ये आपकी लाइफ से भी जुड़ा है। क्योंकि आप भी किसी न किसी टारगेट के पीछे ही भाग रहे हैं। या फिर आपको नंबर इतना पाना है, किसी परीक्षा का टारगेट है आपका, जीवन में या तो किसी बहुत बड़े लक्ष्य का आपका टारगेट है, तो आप भी इस टारगेट के पीछे ही भाग रहे हैं। ठीक है, आपके भी अंदर सपने होंगे ना, मुझको 4 स्कॉर्पियो लेनी है, बैठ के उसमें रौला करना है, पिस्टल रहला क्या बोलते हैं, पिस्टल लहराते हुए चलना है, होगा टारगेट आपका भी ना। या फिर APJ अब्दुल कलाम की तरह इस धरती को धन्य करना है मिसाइल मैन बन के। या फिर आइंस्टीन की तरह कुछ ऐसे फार्मूलों का आविष्कार कर देना है जो कि सदियों तक जीवित रहे। तो कोई ना कोई ऐसा टारगेट होगा आपका जीवन का। ठीक है, उसी तरह इन्फ्लेशन का भी टारगेट होता है। या फिर उसको टारगेट करके इन्फ्लेशन को मेज़र किया जाता है कि इन्फ्लेशन की रेंज क्या होगी। क्योंकि आपका जो टारगेट होता है ना, उसी से आपके जीवन की या फिर आपकी हिम्मत की रेंज का पता चलता है कि आपकी सीमाएं है क्या, आप जा कहाँ तक सकते हैं। बात समझ में आई? तो उसी तरीके से इन्फ्लेशन का भी इस प्रकार से अंदाज़ा लगाया जाता है। एक बेस ईयर लिया जाता है, एक बेस प्रोसेस होता है, उसी पे रख करके इन्फ्लेशन को कंपेयर किया जाता है, इससे रिजल्ट आता है कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट में होगा, सिंगल डिजिट में होगा या ट्रिपल डिजिट में होगा। क्योंकि इसकी भी कोई सीमा नहीं है आपकी तरह। ठीक है, सो हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, लिखा है अनाउंसमेंट ऑफ एन ऑफिशियल टारगेट रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज नोन एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है ना, तो मार्केट के इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के वो अपनी पॉलिसी बनाती है। गवर्नमेंट छोड़िए, कई प्राइवेट कॉरपोरेशन जितने भी हैं, जब अपने एम्प्लॉय के लिए सैलरी का निर्धारण करते हैं कि हमको इतनी सैलरी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करनी है, तो उस समय क्या होता है, वो भी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए मार्केट के हिसाब से सैलरी को एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती हैं। अंडरस्टूड?
उसी तरह से गवर्नमेंट भी एक ऑफिशियल टारगेट रेंज जो है अनाउंस करती है, ठीक है। उसी को इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहा जाता है। इट इज़ कैरीड आउट बाय द सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी। ये सेंट्रल बैंक के द्वारा लेके आया जाता है एज अ पार्ट ऑफ दियर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका एक अभिन्न अंग होता है टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इससे क्या होता है, पता चलता है कि जो क्या कहते हैं, जब गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती इन्फ्लेशन रेट कि इतने से इतने बीच में अगर इन्फ्लेशन है मतलब स्टेबल है, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। अगर इससे ऊपर चला गया तो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश यही रहती है इन्फ्लेशन को उतने से उतने रेंज में रखा जाए। अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आस्क द आरबीआई टू परफॉर्म दिस फंक्शन इन द अर्ली 1970 के दौरान से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को ये जिम्मेदारी दे दी कि आप इस इन्फ्लेशन के रेट को डिसाइड करिए और इसको कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया होती है उसको आप चालू कीजिए, ठीक है। इंडिया कमेंस इन्फ्लेशन टारगेटिंग फॉर्मली इन फरवरी सन 2015 व्हेन एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई वाज साइन रिलेटेड टू इट, ठीक है। सन 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में एक क्या कहते हैं मेमोरेंडम जो है साइन होता है। एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसको आपको याद करना चाहिए। जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बीच में एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई सन 2015 में, इसको थोड़ा दिमाग पे रखना चाहिए आपको। एग्रीमेंट प्रोवाइड्स द एम ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन दिस वे, ठीक है। यह एग्रीमेंट यही प्रोवाइड करता है कि इन्फ्लेशन का जो होने वाला है टारगेट कहाँ से कहाँ तक होगा और कितने से कितने रेंज तक होगा, ठीक है। इट इज़ इसेंशियल टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू, मतलब ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मॉनेटरी फ्रेमवर्क के अनुसार ही होगा। टू मीट द चैलेंज ऑफ एन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, जो हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उनमें जो चैलेंज आने वाले हैं, ठीक है, उनको टैकल करने के लिए ये जो एग्रीमेंट होता है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर, ठीक है, ये उसी क्षेत्र में होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू प्राइमरीली मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है, ठीक है, जो मार्केट का जो प्राइस है उसको मेंटेन करना। अब मार्केट का प्राइस मेंटेन रहेगा कैसे, ये मेंटेन इसी तरह रहेगा जब मार्केट में मनी सप्लाई की कंट्रोल जो है, मनी सप्लाई की कमान जो है आरबीआई के हाथों में रहेगी, ठीक है। अब मनी सप्लाई की कमान आरबीआई के हाथों में कैसे रहेगी, इंटरेस्ट रेट के द्वारा। जब वो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेगा और स्लो करेगा, ठीक है, मतलब ढीला देगा और टाइट करेगा, इसी बेसिस पे मनी सप्लाई भी मार्केट में कंट्रोल रहेगी और जैसा आपके पास पैसा जाएगा उसी हिसाब से आप खर्चा करेंगे और जिस हिसाब से आप खर्चा करेंगे उसी हिसाब से मार्केट में डिमांड और सप्लाई का रेगुलेशन होता है। जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई का रेगुलेशन जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से प्रोडक्शन होता है, उसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जिसके कारण से कंट्री का जो ग्रोथ है उसी हिसाब से चलती है। एक साइकिल है आपस में, ये कनेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाइल कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ को दिमाग में रखते हुए ये फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। हाईलाइट ऑफ द एग्रीमेंट आर गिवन बिलो, जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर क्या कहते हैं हाईलाइट, मतलब उस पर फोकस डालेंगे एक्चुअली में। आरबीआई ब्रिंग सीपीआईसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक, इन्फ्लेशन बिलो 6%। ये आरबीआई का एम रहता है जो इन्फ्लेशन है सीपीआईसी के ऊपर वो क्या एक्चुअली में 6% के नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। 22 जनवरी सन 2016 टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17 एंड ऑल सब्सिक्वेंट ईयर शैल बी 4% विथ अ बैंड ऑफ ±2%। इट मीन्स द हेल्थी रेट ऑफ इन्फ्लेशन टू बी 2 से 6%। मतलब क्या है, इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए, तभी इसको हेल्दी इन्फ्लेशन माना जाएगा। हेल्दी इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ कि जब इन्फ्लेशन भी रहना ज़रूरी है, इन्फ्लेशन अगर लो हो जाएगा तो मतलब रिसेशन कंडीशन हो गई देश में,
बात समझ रहे हैं आप? तो इन्फ्लेशन जब रहेगा मतलब क्या हुआ, कंट्री में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है। आपकी जो नेशनल इनकम जब उससे ज़्यादा खर्चा होने लगता मतलब आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट वाली प्रक्रिया हो रही है तो आप क्या कहते हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन का होना इसीलिए अनिवार्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। RBI to publish the operating target and stabilize an operating procedure of monetary policy to achieve the टारगेट, ठीक है। RBI क्या करता है, एक टारगेट को स्टेबलाइज करता है, उसको पब्लिश भी करता है कि रेट यहाँ से यहाँ तक रखा जाएगा, उसी हिसाब से मार्केट भी वर्क करता है। जैसे अभी क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, अब जिस हिसाब से कंट्री की ग्रोथ प्रोजेक्टाइल की जाएगी, जिस हिसाब से कंट्री की ग्रोथ रखी जाएगी 7%, 7.5%, 8%, 8.5%, उसी हिसाब से कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगा, उसी हिसाब से कंट्री की करेंसी भी रेगुलेट करेगी, अप होगी कि डाउन होगी, मजबूत होगी कमज़ोर होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से सारी प्रक्रियाएं होंगी इसी रेट के डिसाइड होने के कारण से, तो ये रेट इसीलिए इम्पोर्टेंट है। मेंस में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं इसके रेट के ऊपर, अब आना तय है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। आगे बढ़ते हैं। एनी चेंज इन द ऑपरेटिंग टारगेट, कोई भी चेंज अगर होता है ऑपरेटिंग टारगेट में, एन ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, इन रिस्पॉन्स टू इवॉल्विंग द माइक्रो फाइनेंशियल कंडीशन सेल आल्सो बी पब्लिश। जो माइक्रो, एक्चुअली में देखो दो प्रकार की कंडीशन होती है इकोनॉमी में, एक माइक्रो होती है, एक माइक्रो होती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, RBI क्या कहता है, माइक्रो लेवल को भी पब्लिश कर देता है। जैसे देखो एक जंगल है, ठीक है। अब जंगल के अंदर क्या है, पेड़ है, उसके बाद घास फूस है, चीज़ को समझना। तो जिसको घास फूस है वो माइक्रो में आ गया, और जो पेड़ है वो माइक्रो में आ गया, और पूरी फॉरेस्ट जो है तुम्हारी वो इकोनॉमी, जंगल है पूरी फॉरेस्ट इकोनॉमी हो गई। जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो माइक्रो लेवल में आ गए, और जो छोटे छोटी मतलब छोटी छोटी घासें हैं और झाड़ियाँ हैं, भूसज हैं, वो तुम्हारी माइक्रो में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि माइक्रो और माइक्रो जो है इनके अंदर जो तुम्हारी इकोनॉमी के इंस्ट्रूमेंट हैं उनको रखा गया है, लेवल पे रखा गया है, ठीक है। माइक्रो लेवल पे ये काम करेंगे, माइक्रो लेवल पे ये काम करेंगे, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। एवरी 6 मंथ RBI टू पब्लिश डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग, प्रत्येक 6 महीने बाद RBI इसको पब्लिश करता है। क्या 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 रहता है इसमें, सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन रहता है, फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द पीरियड बिटवीन 6 and 18 मंथ, मतलब क्या कहते हैं, उस इन्फ्लेशन का फोरकास्ट रहता है, ठीक है, 6 और 18 महीने के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं। RBI shall be seen to have failed to meet the target if the inflation is, RBI मतलब जब फेस करती है, अगर मतलब जो टारगेट उसने फिक्स किया है, इसीलिए वो बार बार चेक करती रहती है ना कि अगर जो टारगेट हमने सेट किया है देखें क्या वो मीट हो रहा है कि नहीं मीट हो रहा है। मोर देन 6% फॉर द 3 consecutive क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15-16 एंड ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स, लेस देन 2% फॉर 3 consecutive क्वार्टर, 3 consecutive क्वार्टर में जो है चेक किया जाता है, ठीक है। RBI फेल्स टू मीट द टारगेट इट शैल सेट आउट इन अ रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर वह फेल हो जाती, अगर यह फेल हो गई है तो रीज़न फॉर द इट्स फेलियर टू अचीव द टारगेट अंडर सेट इन दिस एग्रीमेंट, ठीक है। जो रीजन रहता है मतलब एक्चुअली में क्या हो, जो ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, अब देखो इन्फ्लेशन का टारगेट सेट किया गया, उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश होगी, उसमें बताया जाएगा कि हमने मीट कर पाया उस टारगेट से कि नहीं मीट कर पाया। रेमेडियल एक्शन प्रपोज टू टेकन बाय द RBI, अगर मतलब फेल हो गए हैं, टारगेट को मीट नहीं कर पाए हैं, तो जो रेमेडियल एक्शन लेना RBI के द्वारा वो प्रपोज किया जाएगी, हाँ ये स्टेप उठा लीजिए आप, इसके कारण से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए रिवर्स रेपो रेट CRR एंड SLR, इन सब चीज़ों के इक्विपमेंट को अपनाया जाएगा, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। एन एस्टीमेट ऑफ द टाइम पीरियड विथ इन हुइच द टारगेट वुड बी अचीव, एक एस्टीमेट बैठाया जाएगा टाइम पीरियड के अनुसार, मतलब जिसमें टारगेट को अचीव किया जा सके, ठीक है। परसुएंट टू टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्पस रेमेडियल एक्शन, ठीक है। टाइम
टाइम फ्रेम के अनुसार उस क्या कहते हैं टारगेट को पूरा किया जाएगा और इम्पोर्टेंट डिसीजन भी लिए जाएंगे। इतना आसान भी नहीं होता है। अगर जब इन्फ्लेशन हाथ से निकल जाता है, मतलब कि तुम्हारी मुट्ठी में रेत थी और तुमने कस के बांधी, लेकिन रेत सर से निकल गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन्फ्लेशन भी होता है। आपने एक गलती किया और इन्फ्लेशन आपके हाथ से निकल गया, और जब एक बार इन्फ्लेशन हाथ से निकल जाता है उसकी तीव्रता कुछ ज़्यादा तेज होती है, ठीक है। असंभव नहीं है, क्योंकि यहाँ असंभव कुछ भी नहीं है, ठीक है। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट टू द रिजॉल्व बिटवीन द गवर्नर आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली में लॉजिक दिया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट उर्जित पटेल कमेटी सेटअप बाई आरबीआई, ठीक है। आरबीआई ने उर्जित पटेल कमेटी सन 2014 में सेट की थी, जिसमें क्या था, ये एक्चुअली में मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कमेटी थी। कमेटियाँ क्यों सेट की जाती हैं? कमेटियाँ जो है जांच के लिए सेट की जाए। एक चीज़ और फोकस करो, तुम अपने घर में इन नियमों को अप्लाई किया करो। जैसे 1 साल की तुम्हारे घर की इनकम आई, यू आर इकोनॉमिक स्टूडेंट, इस चीज़ को समझो। तुम भी इस प्रकार की R&D किया करो, रिसर्च और डेवलपमेंट किया करो अपने घर में। चेक किया करो कि तुम्हारे घर का अधिकतम पैसा जा कहाँ रहा है, उसकी लिस्ट तैयार किया करो प्रॉपर। 3-4 लोग मिलकर अगर समझदार हो तुम्हारे घर में, बैठा करो, जांच किया करो, प्रॉपर बनाया करो। सर इतना पैसा अगर हेल्थ में जा रहा है, इतना पैसा क्या कहते हैं खेत में जा रहा है, इतना पैसा अदर इंस्ट्रूमेंट खरीदने में जा रहा है, और इतना पैसा बच रहा है, तो हाउ वी कैन यूज़ दिस मनी। क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, हर कोई तुम्हारे घर में पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत कम लोग होंगे जिनके घर में हर कोई पढ़ा लिखा होगा। तो बात समझ में आई? तो इस प्रकार की लिस्ट तैयार किया करो और उसमें देखा करो कि हाँ सर ये पैसा बच रहा है, अब इस पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करूँ, या फिर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके रख दूँ पैसा जिससे ये बढ़ता रहे, या फिर इतना पैसा सेव करके रख दूँ इमरजेंसी में काम आता रहे। क्योंकि जब पैसे जब प्लानिंग प्रोसेस से होते हैं ना, तो उनका जो सस्टेनेबल मैनर से होता है, ठीक है, तो पता लगता है कि पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, नहीं तो पैसे उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट हाउ यू कैन यूज एंड सेव योर मनी। तुम इससे ये चीज़ सीखो ना, कमेटी की बात आई ना, उसी तरह तुम अपने घर में एक जांच कमेटी बैठाओ ना यार, अपने बैलेंस शीट को प्रॉपर मेजर करो। और महंगाई के हिसाब से प्रॉपर अपना टारगेट बनाओ ना कि किस प्रकार से हमको चलना है। बात समझ रहे हो मेरी ना? तो बस ये लॉजिक है। तो पढ़ने से ये सीखो, और जब तुम ये सीखोगे तो फिर तुम भूलोगे कहाँ यार। बात समझ रहे हो? ये प्रक्रिया है, ठीक है। ये प्रक्रिया करो, इस प्रक्रिया को करने से तुमको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आगे देखते हैं। मूव इज सीन एज टू फॉलो अप टू दिस वे इंडिया ज्वाइन द क्लब ऑफ इन्फ्लेशन। इस तरीके से इंडिया ने इन्फ्लेशन टारगेट के क्लब को ज्वाइन किया। कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट, यूके, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। इट वॉज न्यूजीलैंड which opted for inflation targeting in 1989 for the first time in the world। 1989 में पहली बार न्यूजीलैंड, ये याद कर लेना यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तुम इसको याद करोगे ना तो तुम्हें न्यूजीलैंड की महानता समझ में आएगी। क्योंकि जब कोई देश कोई पहला कदम उठाता है ना तो उसको नोटिस कर लिया करो, ठीक है, उसको एक नोट्स में लिख लिया करो एक्स्ट्रा। उसके बाद उस देश के बारे में स्टडी किया करो, उस चीज़ से रिलेट करके, कनेक्ट करके। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है, तो इस चीज़ को अपनाओ। अब न्यूजीलैंड को तुम क्या कहते हैं टिक कर लेना और इसके बारे में जाके पढ़ना। इट वाज न्यूजीलैंड व्हिच ऑप्टेड फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग 1989 में फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। अमेरिका भी नहीं कर पाया था, ठीक। मेनी एक्सपर्ट व्यू द कोर इन्फ्लेशन, कई एक्सपर्ट का जो कि बयान आता है कोर इन्फ्लेशन को लेके, एज द कोर इन्फ्लेशन तुमको पता ही होगा ना, मतलब क्या हुआ, मेन इन्फ्लेशन जहाँ से सारी चीज़ें ड्राइव होनी है। जैसे कि क्या हुआ, फ्यूल हुआ, अदर वोलेटाइल कंपोनेंट हुआ, ठीक है, जिसके कारण से मार्केट में अप्स एंड डाउन, जिसके कारण से मार्केट में उछाल की तेज़ी बन सकती है।
बात समझ में? आगे देखता हूँ। एज द बेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन फॉर मल्टी पॉलिसी पर्पजेज, मेनी एक्सपर्ट का मानना है कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करके मेजर हम करते हैं तो उससे एक बेटर रिजल्ट प्राप्त होता है कि इन्फ्लेशन कहाँ तक आगे पीछे होगा। दिस इज बिकॉज फूड एंड फ्यूल प्राइस ये कोर में है, इसको ध्यान रखना। फूड एंड फ्यूल प्राइस शॉक्स आर ट्रांजिटरी एज वेल एज मेनली सप्लाई ड्राइवन एंड देयरफॉर नॉट अ मॉनेटरी फिनोमेना। यहाँ बताया गया है कि फूड एंड फ्यूल प्राइस शॉक्स, जब इनके प्राइस में, क्योंकि ये नेसेसरी कमोडिटीज है, जब इनके प्राइस में अप्स एंड डाउन आता है तो मार्केट में भूचाल आ जाता है। ठीक है, वहीं बताया गया है मेनली सप्लाई ड्राइवन देयरफॉर नॉट अ मॉनेटरी फिनोमेना। देखो अभी क्या है ना, अभी कई कई ऐसे नए रूल आने बाकी हैं इससे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कि किन किन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाए एक्चुअली में, है ना। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अगर ये आज के समय एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है इन्फ्लेशन के लिए, क्योंकि अगर ये चीज़ बाधित हो गया, इसको रोक दिया गया, कहीं भी रुक गया, तो इन्फ्लेशन आने में बहुत समय नहीं लगता है। क्योंकि मान लो इंडिया से कहीं बाहर कंटेनर जा रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक हो गए, तो वहाँ पे फूड सप्लाई ना हुई या फिर एनर्जी स्टॉक नहीं पहुँचा, तो इन्फ्लेशन तो आना लाजमी, क्योंकि डिमांड अपने आप इंक्रीज़ होने लगेगी। ठीक है, तो ये भी बड़ा फैक्टर जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। एज द फर्स्ट 5 ईयर रिजाइन 16 से 21 ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग कम्स टू एन एंड। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट हैज अनाउंस इट्स न्यू रिजाइन। क्या रिजाइन उन्होंने अनाउंस किया? एज पर रिपोर्ट इन द मीडिया द गवर्नमेंट वॉज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू रेज द इन्फ्लेशन टारगेट। मतलब गवर्नमेंट यह निर्धारण कर रही है कि हमको इन्फ्लेशन टारगेट ये ऐसे निर्धारित करना चाहिए, जैसे कि अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू 5% विथ अ टॉलरेंस लेवल। ध्यान देना, एक्चुअली देखो अभी बताता हूँ तुमको मैं। टॉलरेंस लेवल ऑफ +& -2%। देखो जैसे जैसे तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जब तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो करती है तो तुम्हारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आने लगती है। ये जो फ्लैक्चुएशन पहले ऐसे होते नहीं थे, अब ये इस तरह होने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा आएगा, तुम पैसे से कंट्री को सपोर्ट करके खड़े रहोगे, तुम्हारे पैसे के जो पिलर होंगे वो मजबूत रहेंगे, तुम्हारे जो सोर्स होंगे इनकम के वो स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसके कारण से फ्लैक्चुएशन कम होगा इकोनॉमी में। ठीक है, मान लो तुम्हारे घर में एक समय था तुम गेहूँ और धान बेच के पैसा कमाते थे, लेकिन तुम जॉब पा गए, तुम्हारी सैलरी 80,000 पर मंथ होगी। अब तुम्हारे घर के अंदर स्टेबिलिटी आई कि नहीं आई? आई स्टेबिलिटी ना। अब जो तुम्हारे यहाँ फ्लैक्चुएशन होती थी, कोई बीमार पड़ गया, पैसे की तुरंत समस्या आई, तुरंत जाते थे बैंक से निकाल के लेके आते थे, लेकिन जो पैसा तुम निकाल लेते थे फिर उसको पैसा का आने का गुंजाइश जो है ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा? अब तुम्हारे पास स्टेबिलिटी आ गई, ये स्टेबिलिटी, अब तुम इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो गए। ठीक है, जब ये प्रक्रिया होने लगती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन के रेट को धीरे धीरे कम करने लगती है। जो लॉन्ग इन्फ्लेशन टारगेट रहता है, मतलब जैसे कि 6% 7% है, उसको कम करके 5% लेके आएगी। ये अब हम 5% तक के इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब इकोनॉमी बढ़ेगी, $23 ट्रिलियन 24 ट्रिलियन होगी इकोनॉमी, तो 4-5 ट्रिलियन है, तो उसको और कम कर दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। अभी देखो तुम्हारी कंट्री में लोन की हालत क्या है, 12%, 13%, 24% इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट मिलता है ना। लेकिन जापान में 0.5%, 1%, 1.5%। ठीक है, तुम चाहे 50 लाख 60 लाख का लोन ले लो, अब आराम से कोई न कोई स्टार्टअप कर दो। किसी भी कंट्री का ग्रोथ अगर मेजर करना तुमको ना, उसकी लोन देने की कैपेसिटी को चेक कर लो। जो बैंक उसको लोन दे रहे हैं कंट्री के लोगों को, बस उसको चेक कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या कहते हैं कंट्री का ग्रोथ क्या और कैसे हो रहा है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं -2% के बाद। फ्रॉम द अप्रैल सन 2021 एम्ड एट गिविंग द RBI greater leeway to cut policy rate to boost growth in the economy ravaged by COVID-19 पैंडेमिक के दौरान। हाउएवर न्यू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 21 से 26 तक इसको फोकस करना हैज़ बीन गिवन द सेम टारगेट बैंड बाई गवर्नमेंट। कौन सा टारगेट? 5 से 2 वाला। ठीक है, 5 हाई और -2% लो। ठीक है, एग्जैक्टली एज वॉज एडवाइज बाई द दिसंबर सन 2020 वर्किंग पेपर ऑन द RBI
बाय एनालाइजिंग द ट्रेंड इन्फ्लेशन ऑफ रिसेंट टाइम। जो इन्फ्लेशन चलता रहता है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को बेस मानते हुए और अगले बेस से कंपेयर करते हुए ये टारगेट इन्फ्लेशन सेट किया जाता है। ठीक है। मीनवाइल आरबीआई हैज अनाउंस टू मेंटेन एन एकोमोडेटिव स्टेंस। ठीक है। एकोमोडेटिव स्टेंस मतलब इट्स अ बाई मंथली। ठीक है, बाई मंथली। ओके। इवन व्हेन द एक्सटर्नल वेरिएबल का मतलब हुआ टेपरिंग बीइंग डन बाय सेंट्रल बैंक डेवलप्ड वर्ल्ड टाइटनिंग कमोडिटी प्रोसेस इन द ग्लोबल मार्केट इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल हो गया। ठीक है, रिस्क ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल अगर मान लो इजराइल और क्या कहते हैं हमास की वार चल रही है, फ़लस्तीन का वार चल रहा है, अब वहाँ से क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल आ रहा है वो बाधित होने लगा। एक इन्फ्लेशन की समस्या ये भी तो ना। अब जब इन्फ्लेशन बनेगा तो इसको भी टारगेट रखते हुए ही इन्फ्लेशन बनेगा, उसके बाद ही प्रक्रिया आगे होगी। बात समझ में आया? तो इन सब चीज़ों को सोच के उसी हिसाब से सेट किया जाता है, नहीं इतने परसेंट इन्फ्लेशन होना चाहिए, इतने परसेंट तक कंट्री की इनकम उसको कवर कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस सोच इंडियाज कॉन्फिडेंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। यह दिखाता है कि इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है वो इन्फ्लेशन को टैकल करने में कितना कॉन्फिडेंट है, उसका परसेंटेज ही दिखाता है। ठीक है, क्या इन्फ्लेशन का परसेंटेज जो आरबीआई द्वारा डिसाइड किया जाता है टारगेट करने के लिए, as if the India has been able to decouple herself from the developed economies in the case of making monetary policy. However, it is very clear that success of RBI in the case of targeting inflation depend on several variable। ठीक, कई वेरिएबल पर डिपेंड करता है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को टैकल कर देगा सक्सेसफुली। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर हमें लगता है 30 या 40% डोमेस्टिक इन्फ्लेशन मायने रखता है। इसके बारे में समझाऊंगा भी। डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल मॉनेटरी टूल कैन ओनली हेल्प टू एक्सटेंड द डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश फैक्टर। मॉनेटरी टूल्स क्या करते हैं एक्चुअली, ये एक्सटेंड मतलब डिफाइन ही कर देते हैं केवल डिमांड पुल और कॉस्ट पुश फैक्टर को। रिमेन फेवरेबल बिसाइड अ कंफर्टेबल लेवल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। बाकी चीज़ें तो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेक्स रिजर्व पे डिपेंड करती हैं कि आपके अंदर दम कितना है। बात समझ रहे हैं नहीं? ठीक है, आप खा रहे हैं दिन भर 4 थरिया खाना, सॉरी फॉर दैट थाली, 4 थाली खाना खा रहे हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी केवल 20 पन्ना पढ़ने की है तो तुम्हारा जीना जीवन में धिक्कार ही तो है। खा इतना रहे हो लेकिन निकाल कितना रहे हो, केवल 20 पन्ना दिन भर पढ़ रहे हो। तो ये तो तुम क्या कहते हैं नुकसान कर रहे हो ना अपने शरीर का और अपने परिवार का भी। तो इस चीज़ को समझो जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो उसी तरह से अगर कंट्री इंपोर्ट कर रही है $80 बिलियन का और एक्सपोर्ट कर रही है केवल $20 बिलियन का, बात समझ रहे हो ना? तो मतलब घाटा कर रही है, $60 बिलियन का डिफिसिट हो रहा है। इसी को फिजिकल डिफिसिट बोला जाता है कि तुम 4 थाली खा रहे हो, निकाल के और 20 पन्ना पढ़ रहे हो, तो मतलब तुम बच्चा घाटे में चल रहे हो। इस चीज़ को समझ लो अपने। तो इसके लिए तुम्हें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। बात समझ में आई? नहीं तो राम लाल की तरह परेशान हो जाओगे। एक इंसान थे हमारे यहाँ रामलाल, वो क्या करते थे दिन भर खाते थे और शाम को टाई कोट पहन के झगड़ी चलाते थे समझे? तो उस तरह से जीवन मत बनाओ, जितना खाओ उतना निकालने की कोशिश करो। ये जो बॉडी की जो चमड़ी नहीं है, ये जितनी फूली नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी ही ऊर्जा भरी हुई है। और कभी दिमाग लगा के इसको पहचानने की कोशिश किया करो। ये एनर्जी है, इसको चर्बी तुम समझ लेते हो। बैठा करो कुर्सी पे, 18 घंटा 20 घंटा पढ़ा करो। और जिस दिन तुम बच्चा
18 से 20 घंटा किसी किताब को बैठ के पढ़ोगे ना, किसी सब्जेक्ट को बैठ के पढ़ोगे ना, सब्जेक्ट रह ही नहीं जाएगा। कितने भी बड़े गंवार या बुद्धू हो तुम, उस सब्जेक्ट में तुम महारथी तुमको बनना ही है। ये जो महाभारत में महारथी नाम का शब्द है ना, ये आया कहाँ से? यहीं से आया है कि वो लोग क्या कहते थे, जो महारथी होते हैं, जो मतलब क्वालिफाई कर जाते थे रथी से महारथी, तो तीर धनुष का अभ्यास 18 घंटा 20 घंटा तो 2 3 3 दिन लगातार करते थे, इसीलिए उनको महारथी बोला जाता था। तो जीवन में महारथी बनने की कोशिश करो। सीख तो हर कोई गया है, सीखने का मतलब क्या है? तुम ABCD पढ़ना जान गए हो, छोटा बड़ा जान गए हो। मिर्जापुर वाले शुक्ल की तरह काका काका तुमको भी आता है ना लेकिन शब्दों को समझना तो कालीन भैया को ही आता है ना। सीजन 3 आया, उसमें क्या हुआ? सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं एकदम पूरा, लेकिन एक आदमी उसमें शांति से बैठा हुआ है, कालीन भैया। क्या कैरेक्टर है! तो दिमाग लगा के सोचो कि जीवन में वही राजा बनेगा जो शांत भैया और चारों तरफ देख रहा है, चुपचाप। समझो दुश्मन के घर में बैठा शरद शुक्ला, वो भी उसको मारना चाह रहे हैं, शरद शुक्ला भी कालीन भैया को टपकाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो शांति से देख रहा है उनको कि उनकी हरकतें क्या हो रही हैं। और आखिर में 4 गोली मार के ख़त्म। शरद शुक्ला गए ना, और गद्दी किसको मिली? कालीन भैया। कहता है ना, इस गद्दी के हकदार शरद शुक्ला। उसके बाद आते हैं, कहता है मेरे लिए सॉरी, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप इस गद्दी के आखिरी हकदार होंगे और वो गनवार आदमी, उनको समझ में ही नहीं आता है खेला हो कहाँ रहा है। माधुरी भी उनके साथ खेल रही है, तो कालीन भैया भी खेल रहे हैं, गुड्डू भैया भी खेल रहे हैं। शांत तो है वो भी, लेकिन वो अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे। गुड्डू मान लो खूंखार आदमी, इनका बल बल है इनके पास, लेकिन ये भी अपने दिमाग से काम नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो गद्दी पाने के बाद भी तुम हट जा रहे हो वहाँ से, तो तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। तुम्हारे हाथ में गद्दी है, पावर हो, तुम उतने आदमी खड़े किए हो, तुम फिर भी उस पर राज नहीं कर पा रहे हो। बुद्धि, और बुद्धि कहाँ से आएगी मुन्ना? बुद्धि शांति और ध्यान से आती है। वही कितना चिल्लाए, तुम शांत होके खड़े हो, चीज़ों को देख रहे हो, और निकाले पिस्टल और 4 राउंड फायर कर दिए, खत्म, सब शांत हो गए। कितनों चिल्ला रहे हैं। तो चीज़ों को इस तरह समझो। तुम यार कनेक्ट करते नहीं हो। उसके बाद क्या कहते हैं, कहते हो कि हम परेशान हैं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। तुम यार कनेक्ट करना तो सीखो। जीवन में इतनी चीज़ें तुमको मिलेंगी कि तुम खुद ही नहीं सोच सकते हो। भैया भगवान तुम्हारा साथ देने के लिए आतुर हैं स्वर्गलोक से। अरे वो गाना है नहीं, तुम एक कदम बढ़ाओ, खुदा तुम्हारे लिए हजारों कदम बढ़ाने के लिए खड़ा हुआ है। तो इन गानों को समझा करो मुन्ना। देखो शक्तिमान, शक्तिमान सीरियल आता था, साले वेस्टर्न कंट्री वाले शक्तिमान को बंद करवा दिए। उसमें उसका गाना सुनो, टाइटल सॉन्ग शक्तिमान का, ये आत्मशक्ति है और दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। सोचो मतलब किस लेवल की थिंकिंग उस समय थी। तो उस जो हॉलीवुड की मूवी बन रही है, वो उस समय 90s के दौर पे दिखा रहा है कि परायगरी क्या कहते हैं, एलियन होते हैं और ये डॉक्टर था, क्या नाम, भाभा, क्या नाम उसका, डॉक्टर जयकाल। सोचो वो अंतरिक्ष में काम कर रहा है। सोचो अगर वो सीरियल चल गया होता तो लोगों के दिमाग में गजब की फीलिंग आ गई होती, साइंटिफिक टेम्परा गजब का डेवलपमेंट हो गया होता, लेकिन उसको चलने ही नहीं दिया गया। वो सीरियल आध्यात्मिक और विज्ञान का मिश्रण है, उसको समझो।
वहाँ पे योग को दर्शाया जा रहा है और योग से विज्ञान को कनेक्ट किया जा रहा है। और यही तो तुम्हारे भारत की सुंदरता थी जो आज तुम भूल रहे हो। सर यही सुंदरता थी भारत की। भारत ने विज्ञान और योग की कनेक्टिविटी को जान लिया था। वो सीरियल उसी का उदाहरण है। किसी भी देश में, किसी भी संसार में अगर कोई ऐसी प्रक्रिया होती है, लाइट चली गई लेकिन कोई बात नहीं, किसी भी संसार में, किसी भी देश में अगर कोई ऐसी प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया को पिक्चरों और नाटकों के द्वारा चित्रण किया जाता है। तो भारत की प्रक्रिया थी, भारत ने योग से साइंस को कनेक्ट कर ही लिया था, इसीलिए उसको दर्शाया गया है। उसका टाइटल सॉन्ग सुना करो ना, सुन के समझो। ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया उस शक्तिमान। रियलिटी है। तुम्हें अगर अपनी इच्छा शक्ति का अनुमान हो गया ना कि तुम इस संसार, क्या कहते हैं, गोवर्धन पर्वत, विंध्याचल पर्वत उठा सकते हो, हिमालय उठा सकते हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति इस लेवल की जागृत हो गई ना, वो उस दिन तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। ये एसएससी का एग्जाम बहुत छोटी चीज़ है। उस दिन तुम शेयर मार्केट के फ्यूचर और ऑप्शन पे कब्जा कर लोगे। ठीक है, बुद्धि लगाओ, इस तरह बुद्धि को चलाया करो। इसीलिए तो हमारे यहाँ लिटरेचर को बंद कर दिया गया और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। जो गवर्नमेंट बनती नहीं है अभी इंडिया में, उसको कुछ चीज़ें प्रकाश डालना चाहिए। सर इन सब चीज़ों को बंद मत करो। नेताओं को एक चीज़ समझ है ही नहीं कि यार जब ग्रोथ होगा तभी नेताओं की कमाई भी होगी। ग्रोथ ही नहीं होगी कंट्री, अगर देश भिखमंगा रहेगा, नेता घंटा कमाएंगे, ये बताओ। तो नेताओं को इस लेवल का टेम्पर डेवलप करना होगा। ये बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, बड़ा बड़ा डेवलपमेंट होगा, तभी कर आएगा, और उसी कर में से एक टुकड़ा अपने पास रख लेंगे। मैं तो इसी लेवल पे काम करूँगा। अगर भविष्य में इलेक्शन लड़ने का मौका मिला और पीएम वगैरह इस पद तक गया ना, तो जीवन में बढ़ावा दूंगा ग्रोथ को, साइंस को, हर चीज़ को। क्योंकि जिससे टैक्स आएगा तभी करप्शन करने का मौका मिलेगा ना सर। लोगों ने करप्शन का मतलब ही नहीं समझा। करप्शन बुरी चीज़ थोड़ी है यार। लोगों ने करप्शन का मतलब समझा ही नहीं। ये चिंदी चोरी कर रहे हैं, ये करप्शन नहीं है, ये चोरी हो रही है। इनका टारगेट छोटा है, 100 करोड़ 200 करोड़ बस, ये 1000 करोड़ के पाले में नहीं पड़े। करप्शन मतलब बड़ा, भ्रष्टाचार ना हो उसका। ठीक है, तो जीवन में इस लेवल फोकस करो। सोचो, उस सीरियल को ही बंद कर दिया गया, उसमें दिखाया गया है इस शक्ति को जागृत कैसे किया जाता है। उसके जो आचार्य हैं शक्तिमान के, देखो ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, 100-200 दिन लगातार बैठे हैं ध्यान लगे। शक्तिमान देखो 8 चक्र प्रज्वलित करता अपने पीछे से ना, कभी थे उस चीज़ को केवल बाल गंगाधर, सॉरी गंगाधर और गीता विश्वास के लिए मत देखो और मजा लेने के लिए। उस सीरियल को देखो, उसमें योग की प्रक्रिया को किस लेवल तक बताया गया है। सोचो 8 के 8 चक्र प्रदर्शित हो रहे हैं, वहाँ पे योग की लेवल को असीमता तक ले गया है। बात समझ में आई? वहाँ पे जो इन्वायरमेंट की शक्तियाँ, उसको जान लिया गया है, वो चीज़ दिखाया गया है ना यार। तो यही तो भारत की महानता थी जो हम भूल गए। यही तो समझाना चाह रहे हैं हम, इसीलिए अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे हैं। तो ये सब सीखो ना यहाँ से यार, तभी तो 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना पाओगे भारत की। अन्यथा तुम तैयारी ही करते रह जाओगे। मुन्ना भाई अख्तर, पापा हम तैयार हो गए, हमको गद्दी दे दीजिए। तो पापा उनके पूछते हैं कैसे भैया, बेटा कैसे, ये बताओ ये गन वाली डील दिए थे फाइनल हो गई? अरे नहीं पापा, वो अभी चल रही प्रोसेस में, और सामने वाली पार्टी से बात हो रही है। तब तक उनको बुलाते हैं, शुक्ला जी ये गन वाली डील का क्या हुआ? शुक्ला जी कहते हैं साहब पार्टी भाग गए।
तब उनके पापा कहते हैं, बेटा बेटा ऐसे चलाओगे मिर्ज़ापुर? तो मुन्ना भैया कहते हैं, पापा बस एक बार आप हमको कंट्रोल दे के देखिए ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे कुछ नहीं होता है। इस संसार में खुद को साबित करना पड़ता है। और जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे तब तक उस गद्दी के हकदार थोड़ी हो गए यार। और गुड्डू भैया गद्दी बैठे कहाँ हैं? ये खुद को साबित किए ना यार। अब शरद शुक्ला काहे नहीं उस पर डायरेक्ट फायर कर पा रहे? क्योंकि उनको पता है कि बाघ का कलेजा लिए बैठा है, उसके चारों तरफ बस कहता नहीं है। उससे जब माधुरी जी जेल में मिलने जाती हैं, कहता है हमको हमारे चारों ओर मुर्दे टहलते दिखते हैं, हम मुन्ना को रोज मारते हैं। मतलब इस इंसान के सर पे खून हरदम सवार है, तो उससे भिड़ेंगे थोड़ी इतनी आसानी से। तो यही सब चीज़ें हैं। अब तुम वेब सीरीज भी देखते हो तो उसमें उल्टा सीधा चीज़ समझ रहे हो, वही प्यार मोहब्बत उससे मतलब अघा ही नहीं रहे हो, तुम्हारा अंतरात्मा भरी नहीं रही है। सही चीज़ तुम जो दिखाना चाह रहा है डायरेक्टर, तुम उसको ले ही नहीं रहे हो। अब तुम भैया क्या बोलते हैं, 12th फेल देख लिए, जुट गए आईएएस बनना, आईएएस बनना, कुछ भी हो जाए आईएएस बनना। आईएएस ऐसे थोड़ी बनोगे यार। तुम सही चीज़ पे फोकस करते हो नहीं हैं? तुम्हारे पास इस चीज़ की कमी है मुन्ना, ये लेवल है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है? तो ये होना चाहिए तुम्हारे पास ध्यान। ये अगर नहीं होगा, जैसे एक चीज़ और देखो, माधुरी जब जेल में मिलने जाती है तो गुड्डू भैया से कहती हैं तुम पगला गए हो। मतलब क्या, तुम्हारी मानसिक दशा ठीक नहीं है। और सही कहती हैं। गुड्डू को ध्यान करना था उस समय। अगर गुड्डू ध्यान कर लिए होते उस समय, केवल दिन में 2 घंटा बैठना था। मिर्ज़ापुर छोड़ो, उस प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीएम कुर्सी पर उनका राज हो जाता। लेकिन भैया ध्यान करना ही नहीं था। भैया को रोज रात में मुन्ना को मारना था। तो तो इस चीज़ को समझो, जिसका दिमाग कालीन भैया शांत आदमी, मरने के बाद इंसान उठा, उसका लड़का ख़त्म हो गया लेकिन शांत है। वो भी बौखला जाता, मार देता, लेकिन नहीं, उसको पता है खेलना है ऐसा जीवन में, शांति से खेलना है। एक के बार में गया, इतना सब लोग चोचला के लिए सर गुड्डू उड्डू मुनव्वर वगैरह, एक के दाम हला मीटिंग में, और सारे बाहुबली खत्म, रास्ता क्लीन। तो इस चीज़ को समझो भैया। तो कहने का तात्पर्य यह है, समझदार बनो। बाकी ये टॉपिक जो है अगले सेशन में होगा, ठीक है? अब पढ़ो, मस्त रहो, खेलो खाओ मौज करो, और जीवन ध्यान युक्त बनाओ, और शक्तिमान से सीखो जरूर बेटा, क्योंकि ये अंदर की आत्मशक्ति है, जब जगती है ना, तुम ही निकलते हो बन के एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह। तो इस चीज़ को पहचानो। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग माय सेशन। जय हिंद, जय भारत। भारत को महान बनाओ, चिंतन करो। धन्यवाद, नमस्कार।